अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ आब और आतिश पार्ट 2। शाइस्ता कमरे के एक कोने में गुमसुम बैठी दीवार को तक रही थी। ऐसे वो कितने वक्त से बैठी थी उसे कुछ मालूम नहीं। शादी को हुए अभी 2 दिन ही गुजरे थे, मगर उसकी हालत को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये 2 दिन की दुल्हन है। बिखरे बाल, हाथ पाँव और माथे पर जख्मों के निशानात, चेहरे पर अश्कों का खुश्क रास्ता, लिबास ऐसा जैसे खासा पुराना हो, तबीयत में ऐसी संजीदगी जैसे किसी गुलशन में साल हर साल से खिजा छाई हो। ना कोई पूछने वाला, ना कोई बताने वाला, ना कोई रहम खाने वाला, ना रहम करने वाला। एक जिंदगी जो मजबूरियों के चक्कर में पिस कर रह गई। आतिश कमरे में सीटी बजाते हुए दाखिल हुआ। उसका चेहरा खुशी से मसरूर था। हाथ में कीचेन को मुसलसल घुमाए जा रहा था। कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला, मगर ये आवाज़ शाइस्ता के वजूद को झंझोड़ने में नाकाम रही। उसकी नज़रें अब भी दीवार पर ही मरकूज़ थी। वो कमरे में दाखिल होने के बाद सीधा सिर्फ अलमारी की तरफ बढ़ा और सीटी बजाते हुए दरवाज़ा खोला। अलमारी से एक परफ्यूम निकाल कर पलटा तो उसका पाँव शाइस्ता के पाँव के साथ उलझ गया और उसके हाथ से परफ्यूम नीचे गिर गया, जिसने शाइस्ता के पाँव के अंगूठे को ज़ख्मी कर दिया। बेवकूफ़ लड़की, क्या किया तुमने? ज़ोरदार आवाज़ उसको ख्यालों की दुनिया से बाहर ले आई और वो आतिश को वहाँ देखकर घबरा गई और उसकी हैबत उस पर इतनी तारी हो गई कि वो अपने ज़ख्मों को भूल गई और अपने आप को समेट लिया। ये जगह है पसर के बैठने की? अकाबी नज़रों से उसकी जानिब देखते हुए मुसलसल जुमले कसता रहा। जब से आई हो नाक में दम करके रखा है, हर जगह नहवस फैला रखी है। उसके बालों से पकड़ते हुए उठो यहाँ से, उसने दर्द से भरी आह निकाली। तुम्हें बीसियों बार कह चुका हूँ, एक कोने में पड़ी रहा करो, मगर तुम्हारे सर पर तो जू तक नहीं रेंगती। आज तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो उसको घसीटते हुए आयरन स्टैंड की तरफ ले गया। कर्ब की वजह से उसके आंसू एक बार फिर रवा हो गए। आतिश, छोड़िए मुझे प्लीज़। दर्द भरी आवाज़ उसके लबों से निकली, मगर हवा में कहीं खोकर रह गई। खामोश। एक लफ्ज़ भी आगे बोलने की हिम्मत की ना तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। कागज़ की तरह वो कागज़ की तरह उसके नाजुक चेहरे को नोचते हुए चला जा रहा था। आतिश, उसके लबों से एक बार फिर अपने साजन का ही नाम निकला। ऐसे साजन का नाम जो उस पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसके नज़दीक उसकी ज़ात एक ज़र्रा के बराबर भी हैसियत नहीं रखती थी, मगर वो मुसलसल इस उम्मीद से उसका नाम पुकार रही थी कि शायद उसकी पुकार उसके दिल पर असर कर जाए। मगर सब बेसुध। उसने आयरन का स्विच सर्किट के साथ मुंसलिक कर दिया। आतिश, ये क्या कर रहे हैं आप? वो उसका इरादा भाप चुकी थी, इसीलिए रोते हुए पूछा। अभी मालूम हो जाएगा। उसने बेदर्दी से उसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में ले लिया और इस तरह स्टैंड पर उल्टा करके रख दिया। आतिश, छोड़िए मुझे। आवाज़ में दर्द बढ़ता चला जा रहा था, मगर इस बेहिस इंसान पर कोई असर नहीं हुआ। आतिश, आतिश, उसने बच्चों की तरह बिलखते हुए कहा, मगर उसने उस पर रहम करने की बजाय गरम गरम इस्त्री को उसके हाथ पर रख दिया। आतिश, जलन की वजह से उसका पूरा जिस्म कांप उठा। वो मुसलसल उसके सामने आवाज़ारी करती जा रही थी, मगर बेसुध। तब वहाँ पर भागते हुए जमालुद्दीन आ गए। ये देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर शाइस्ता को उसके चुंगल से आज़ाद करवाया और एक ज़ोरदार तमाचा उसके रुखसार पर रसीद किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है? उन्होंने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा। शाइस्ता कांपते हुए तन और बिलखते हुए होठों के साथ पीछे हट गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? उसने उकाबी नज़रों से उनकी तरफ देखते हुए कहा। ये सुनकर जमालुद्दीन ने एक बार फिर उस पर हाथ उठाया और उसके दूसरे रुखसार पर अपनी उंगलियों के निशानात को पेवस कर दिया। इस तरह, उन्होंने कहा। ऐसा करना आतिश के गुस्से को मजीद हवा दे चुका था। उसकी नज़रें पहले से ज़्यादा खुखार हो चुकी थी। वो काबी नज़रों से उनका शिकार करने की कोशिश में था। अपनी नज़रों को लगाम दो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। उन्होंने उसकी आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहा। बाप है तो बाप बनकर रहे। मेरे और मेरी बीवी के मामले में आने की कोशिश मत करे। उनके हाथ को नीचे करते हुए अपनी हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा। बीवी? तुम जानते हो बीवी का मतलब? लफ्ज़ बीवी सिर्फ एक औरत की शनाख्त ही नहीं, बल्कि एक एहसास का नाम है। वो एहसास जो उसको पल पल इस बात की याद दिलाता है कि वो अकेली नहीं है। कोई है जो उसका हमसफ़र है, कोई है जो उसकी फ़िक्र करता है, कोई है जो उसका ख्याल रखता है, कोई है जो उसके दुख को अपना दुख समझता है,
कोई है जिसके नज़दीक उसके आंसू मोती से ज़्यादा कीमती है। कोई है जिसके नज़दीक उसकी खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। कोई है जो उसकी एक मुस्कुराहट की खातिर दुनिया से लड़ सकता है। कोई साथ दे या ना दे, मगर उसका साजन हर पल उसके साथ निभाएगा, हर मोड़ पर उसका हाथ थामे रखेगा, कभी किसी गम को उस तक पहुंचने नहीं देगा। मगर तुम तो खुद उसके लिए गम का सामान पैदा कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने में वहां पर शाहीन बेगम आ गई। क्या हुआ, इतना शोर कैसा? शाइस्ता के हाथ की तरफ देखते हुए कहा। ये क्या हुआ? उसके हाथों को नरमी से छूते हुए पूछा, मगर कर्ब की वजह से वो उन्हें हाथ नहीं लगाने दे रही थी। ये सब कुछ अपने लाडले बेटे से पूछें, जिसे इतनी तमीज़ नहीं कि बीवी के साथ कैसा सलूक किया जाता है। उन्होंने शाहीन बेगम की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, तुम ही कुछ बताओ, क्या हुआ? ये बहू का हाथ क्यों जला हुआ है? उन्होंने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अपने शौहर को समझा ले, ये जो नसीहतों के अंबार है ना, किसी और पर निछावर करे। मुझे उनकी या इनकी नसीहतों की कोई ज़रूरत नहीं। उनके सवाल को नज़रअंदाज करके अपना हुक्म सादिर करते हुए कहा, देख लिया, ये है तुम्हारा आतिश, जिसे इतनी भी तमीज़ नहीं कि बाप से कैसे बात करते हैं। उन्होंने अब शाहीन बेगम पर बरसना शुरू कर दिया। जस्ट शट अप। मेरा नाम आतिश है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करे, इसलिए आइंदा मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश मत करना। सुन लिया आपने मिस्टर जमालुद्दीन? तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आतिश हो, अपना रंग तो दिखाओगे। देख लेना, ये आग एक दिन तुम्हें भी जलाकर राख कर देगी। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद शाहीन बेगम भी वहाँ से चली गई, मगर उसकी आंखें अब भी दहक रही थी। तुम क्या कर रही हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, उसको झिड़कते हुए कहा तो वो अपना सा मुँह लेकर एक कोने में चली गई और वो दरवाजे को ठोकर मारकर बाहर की तरफ चला गया। बाज़ औक़ात कई फ़ैसले गलत साबित होते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। अपने तैश में आकर मैंने शादी तो कर ली, मगर ये शादी तो मेरा सरदर्द बन गई। उठते बैठते, चलते फिरते, आते जाते, हर वक्त उसका चेहरा मेरे इर्द गिर्द मंडलाता रहता। काश मैं शादी ही ना करता। शादी तो मुझे करनी ही थी। अपनी नाक कैसे कटवा सकता था? कोई मुझे चैलेंज करे और आतिश हार मान ले, ये कभी हो ही नहीं सकता। एक रात वीकेंड पार्टी से घर लौटते हुए अयान, ज़ैब और फ़हीम मेरे साथ मेरी कार में थे। वैसे तो अक्सर फ़हीम कार ड्राइव करता था, मगर उस रात उसका खुमार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। ऐसे में उससे ड्राइव करवाना आबैल मुझे मारने के मुतरातिफ था, इसलिए मैं ही कार ड्राइव करने लगा। ड्रिंक तो मैंने भी काफ़ी की थी, मगर मुझ पर इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ था, शायद इसलिए कि ये मेरा रोज़ का मामूल था। मेरे साथ फ़हीम बैठ गया और पीछे ज़ैब और अयान बैठ गए। रास्ते में मुसलसल गाना बजाना और शोरगुल होता रहा। रास्ते में हमारा गुज़र एक सुनसान सड़क से हुआ। वहाँ एक जोड़ा था जिनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। शौहर को तो ज़्यादा चोटें नहीं आई, मगर बीवी शायद सदमे की वजह से बेहोश हो चुकी थी। उनको देखकर मैंने कार की ब्रेक लगा दी और हम सब कार से बाहर आ गए। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? ज़ैब ने लड़खड़ाते कदमों से उनकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। जी नहीं, उसने हमारी हालत देखकर फ़ौरन मना कर दिया। अरे, आपकी बीवी? वो तो बेहोश है। दिखाए, मैं होश में लाने की कोशिश करता हूँ। फ़हीम ने मदहोश आंखों से उसकी बीवी की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बीवी देखने में बहुत खूबसूरत थी। एक पल के लिए तो मेरा भी दिल मचल गया, मगर मैं होश में था, इसलिए कुछ न बोला। पीछे, मैंने कहा ना, मुझे तुम में से किसी की भी कोई मदद नहीं चाहिए, वो फ़हीम को पीछे करते हुए बोला। अरे, इसमें इतना बरहम होने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ आंखों से ही तो मज़ा ले रहे हैं, कोई हाथ लगाया क्या? मदहोशी में अयान ने कहा। ये सुनकर उसका पारा और चढ़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेहुदा बात करने की? उसने अयान का कॉलर पकड़ लिया। अरे, तुम तो बुरा मान गए, उसने हंसते हुए कहा। जस्ट शट अप। तुम जैसे औबाश लड़कों को क्या मालूम रिश्तों की अहमियत, उसने दांत भींचते हुए कहा। ये सुनकर फ़हीम बरहम हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें औबाश कहने की? ज़ैब ने उसकी कमर पर एक घूंसा मारा। चल यहाँ से, हम ही पागल थे जो इसकी मदद के लिए रुक गए, फ़हीम ने दोनों को वापस कार की तरफ लाते हुए कहा। मैं बार बार उनकी तरफ देखता रहा, मगर कुछ कहे बगैर अपने दोस्तों के साथ चल दिया। पागल, मुझे तो शक्ल से ही पागल लगता है, ज़ैब अब भी उसको बुरा भला कह रहा था। अरे, सारे शौहर होते ही ऐसे हैं, शादी से पहले दोस्तों के साथ मज़े उड़ाते हैं और शादी के बाद तो तू कौन और मैं कौन। अयान की बात को लुकमा दिया। यार, अब छोड़ो भी, इसकी बीवी थी, जो दिल चाहे वो करे उसके साथ।
बात को बहुत हल्का लेते हुए मैंने बेरुखी से कह दिया, तू बहुत उसकी तरफदारी कर रहा है, कहीं तू भी शादी के बाद बदल नहीं जाएगा? फहीम ने मेरी बात पर हैरान होकर पूछा। यार, इसमें अब मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? मैंने फौरन पूछा। यार, ये भी बदल जाएगा, शर्त लगा ले, अयान ने कहा। जी नहीं, मुझे कोई बदल नहीं सकता, हंसी के साथ उसकी बात को अनसुना कर दिया। लगी शर्त? फहीम ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। लगी। उसके हाथ पर ताली मारते हुए क्या हमारी हरकत देखकर ज़ैब हंसने लगा। अब तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? फहीम ने पूछा। शर्त तो इस तरह लगा रहे हो जैसे कल इसकी शादी कर लेनी है, ज़ैब ने तंज करते हुए कहा। यार, तुम आतिश को हल्का मत लो, फहीम ने दलील दी। कंधे उचकाते हुए कहा। आतिश, तेरी इज्जत का सवाल है, तुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, अयान ने हंसते हुए कहा। मैं शादी करूंगा और देख लेना, मुझे कोई बदल नहीं सकता, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मैंने सबकी बात का जवाब दिया। कब? 10 साल बाद? तब तक तो भूल जाओगे सब कुछ, ज़ैब ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ 20 दिन। 20 दिन में मैं शादी करके दिखाऊंगा, सबको चैलेंज करते हुए कहा। मेरी बात सुनकर सब हंसने लग गए, जैसे मैंने एक लतीफ़ा सुना दिया हो। यार, क्यों मजाक कर रहे हो? ज़ैब ने मुस्कुराकर कहा। 20 दिन में शादी इम्पॉसिबल, अयान ने कहा। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, ये तो तुम भी जानते हो। मैं कार ड्राइव करते हुए मुसलसल उनकी बातों का जवाब दिए जा रहा था। लगी हजार की? फहीम बोला। हाँ लगी, अयान ने उसके हाथ पर ताली मारते हुए कहा। इस शर्त को पूरा करने के लिए मुझे ज़्यादा तगोदो तो करनी नहीं पड़ी, मगर इसके बाद इस लड़की को भुगतना मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन गया। मेरा कमरा जिसमें किसी का आना मुझे पसंद नहीं, हर वक्त उसका मौजूद रहना एक जहर की मानिंद था। मैंने तो साफ साफ कह दिया था कि अगर मेरे साथ रहना है तो एक कोने में पड़ी रहे, किसी भी चीज़ को छूने की कोशिश भी मत करें, और कमरे से बाहर निकलने की तो कोशिश बिल्कुल भी मत करें। हमेशा की तरह इस बार भी मेरे नाम का असर गालिब रहा। वो मेरे जलाल के आगे कुछ ना बोल सकी, खामोशी के साथ अलमारी के साथ कोने में पड़ी रहती, मगर उसका वजूद अब भी मेरे लिए बास निदामत था। जब भी नज़र उस पर जाती तो दिल में हलचल मच जाती, दिल चाहता कि उसको जान से मार डालूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने पाँव में बेड़ियां डाल दी हो। देख लिया तुमने, गुस्से में कमरे में दाखिल होते ही जमालुद्दीन ने कहा। अब ये सब कुछ करने को मैंने तो उससे नहीं कहा था। शाहीन बेगम भी परेशानी के हालात में थी। कहा नहीं, मगर इसके पीछे तो तुम्हारा ही हाथ है ना। वो गुस्से में पलंग पर बैठ गए। अब मेरी गलती क्या है? मैंने उससे कहा था कि तुम बहू का हाथ जलाओ, मैंने कहा था कि बहू से ऐसा सुलूक करो। पलंग के सामने सोफे पर बैठते हुए उन्होंने जवाब दिया। तुम औरतों की तो ये खू है कि सब कुछ करके भी अपने ऊपर इल्ज़ाम तक नहीं आने देती। क्या किया मैंने, ज़रा मुझे भी बताइए, उन्होंने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। सुनना चाहती हो तो सुनो, पलंग से खड़े होकर उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा। आतिश, बहुत नाम पसंद था ना तुम्हें, बड़े चाह से रखा था ये नाम। कितना रोका मैंने तुम्हें ये नाम रखने को, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें तो बस ये लगी थी कि नाम ऐसा हो जो मुनफरिद हो, ख़ानदान में किसी का ना हो। मगर क्या मिला तुमको ये रखने से? सिर्फ बदतमीज़ी। तुम खुद सोचो कि इसने आज तक तुम्हारी या मेरी दिल से इज़्ज़त की है? इज़्ज़त तो दूर की बात है, अदब से देखा भी है। जब देखो अपनी अना में रहता है, मैं और बस मैं। इस मैं से बाहर वो कुछ नहीं देखता। एक लम्हा तौक़ुफ़ करने के बाद उनके लहजे में नरमी आ गई। देखो, आतिश आग से निकला है, और आग अपने अलावा किसी पर रहम नहीं खाती, ना ही अपने अलावा किसी और के बारे में सोचती है। उसके नज़दीक सिर्फ मैं होती है। इसी मैं में आकर शैतान इब्लीस बना। इसी आग पर उसने मिट्टी को हकीर जाना, मगर उसका नतीजा क्या हुआ? वो जलील ख्वार हुआ, निदामत उसका मुकद्दर बनी, और इसी आग में क़यामत के दिन वो जलेगा। ये सब मुझे बताने का मकसद, उन्होंने नज़र चुराते हुए कहा। इधर देखो मेरी तरफ, कंधों से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ मजीद किया। ना मुनफरिद हो इसमें कोई हर्ज नहीं, मगर उसका मतलब अच्छा हो ये ज़रूरी है। इंसान पर उसके नाम का बहुत असर होता है, बल्कि यूँ कहना बजा होगा कि इंसान का नाम उसके किरदार का मुँह बोलता सबूत होता है। और आतिश सिर्फ आग है, सिर्फ आग, और इस आग में अब शाइस्ता पल पल जलेगी, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए, जबकि शाहीन बेगम हैरत से उनको तकती रह गई। गेट पर मुसलसल रिंग होने की वजह से आतिश की नींद में खलल हो रहा था। उसने करवटें बदलना शुरू कर दी, मगर रिंग थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
क्या है, सुबह सुबह कौन पागल आ गया है, उठकर देखो, उसने शाइस्ता को कहा। शाइस्ता जो पहले ही बेदार हो चुकी थी मगर उसकी खुफगी की वजह से अपनी जगह पर लेटी थी, फौरन उठकर कमरे से बाहर आ गई और दरवाजे की तरफ बढ़कर दरवाज़ा खोला तो उन्हें वहां पर देखकर हैरान हो गई। आप, बरजस्ता कहा। क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते, रानो ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जवाब दिया और फौरन अपनी बहन के गले लग गई। कैसी हो आपी, तुम्हें पता है हम तुम्हें कितना याद करते हैं, वो गले लगते हुए बोलती जा रही थी। कौन है बहू, शाहीन बेगम ने लाउंज में से आवाज़ देकर पूछा। अम्मी और रानो आई है, उसने रानो को पीछे करते हुए उन्हें जवाब दिया। कैसी है मेरी बेटी, जहाँ आरा ने आगे बढ़कर उसके रुखसार को छूते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ, दिखावे की हंसी के साथ उसने वहाँ आने की वजह पूछी। हमें अंदर आने का नहीं कहोगी, रानो ने झट से सवाल किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ अंदर आओ, वो पीछे हटते हुए उन्हें अंदर ले गई मगर उसके चेहरे पर एक परेशानी मुसलसल हावी थी। वाह, कितना बड़ा घर है, बिल्कुल महल की तरह, तुम तो बड़ी ऐश से रहती होगी। मैं भी कहूँ, अपने ससुराल जाकर आप ही अपना मायका कैसे भूल गई, ऐसी जन्नत से किसका निकलने को दिल चाहता है। घर की बनावट और दिलकशी में महू होकर रानो ने शाइस्ता की किस्मत पर रश करते हुए कहा। अरे इसीलिए तो इसकी शादी जल्दी की मैंने, ताकि ऐश कर सके, और तुम तो मुझे अपना दुश्मन ही समझती थी। ये बातें सुनकर शाइस्ता की आंखों में आंसू आ गए मगर उसने आंसू सबसे पोशीदा रखे। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, शाइस्ता ये कहकर किचन में चली गई। अम्मा, मेरी शादी भी ऐसे ही घर में करवाना जहाँ मैं ऐश से रह सकूँ, रानो ने सोफे पर बैठते हुए अपने दिल की बात कही। कितना मुलायम है और नर्म भी, अम्मा तुम भी इस तरह के सोफे मंगवा कर घर पे रख लो। सोफे पर हाथ फेरते हुए अपनी ख्वाहिश जाहिर की। चुप हो जा, किसी ने सुन लिया ना, कितना अजीब लगेगा, जहाँ आरा ने उसको झिड़कते हुए कहा। कौन सुनेगा, इतना बड़ा घर है मगर नज़र तो कोई भी नहीं आ रहा, रानो ने कहा। ये लीजिए, शाइस्ता ने उनके सामने चाय के कप रख दिए और एक तरफ खड़े होकर दोबारा वही सवाल किया। आपने बताया नहीं, सुबह सुबह कैसे आना हुआ, क्यों तुम्हें हमारा आना अच्छा नहीं लगा, जहाँ आरा चाय का एक घूंट लेते हुए जवाब दिया। बस तुम्हारी याद आ रही थी, हमने सोचा तुम तो आओगी नहीं, अब हम ही तुमसे मिलने आ जाएं, रानो ने पलटकर कहा। मगर आने से पहले बता तो देते, उसने हिचकिचाते हुए कहा। अब भला हमें बताने की क्या ज़रूरत, बातें करते हुए उनकी आवाज़ मुसलसल बुलंद होती जा रही थी मगर फिर भी वो अपने हाथों को मसलते हुए कह रही थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे वो कहाँ है, चाय का कप मेज़ पर रखकर शाइस्ता के पास जाकर उसने पूछा। उसके पूछने पर उसकी आंखें झुक गई और उस पर मजीद वहशत तारी हो गई। क्या हुआ, इतनी खामोशी, क्या बात है, उनका नाम सुनकर शर्मा गई, उसको छेड़ते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उसने एक बार फिर दिखावे की हंसी के साथ जवाब दिया। फिर कैसी बात है, उसने फिर छेड़ते हुए कहा। तुम आराम से बैठकर अपनी चाय पियो, चलो, उसने रानो को पीछे करते हुए कहा। क्या सुबह सुबह ड्रामा लगा रखा है, तुम्हें पता नहीं है मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। आतिश नाइट सूट में लाउंज में आया और आते ही सब पर बरहम हो गया। मैंने तुम्हें रिंग बजाने वालों को चुप करवाने भेजा था, ना कि उनके साथ मिलकर शोरगुल करने, वो उसकी तरफ बढ़ते हुए मुसलसल ऊंची आवाज़ में कहता जा रहा था। जी, वो उसको वहाँ देखकर घबरा गई और सिर्फ ये अल्फाज उसके लबों से निकले। क्या जीजी लगा रखी है, रानो, और जहाँ आरा की तरफ देखकर उसने मजीद कहा। कौन है ये भिखारी और अंदर क्या कर रहे हैं, उसने गुस्से में पूछा। ये सुनकर रानो और जहाँ आरा के पाँव तले ज़मीन निकल गई जबकि शाइस्ता अंदर ही अंदर शर्मिंदा होती जा रही थी। ये मेरा घर है, कोई भिखारी गाह नहीं है, इसने एक बार फिर इनके लिबास को निशाना बनाया। ओ हेलो, मैं आप ही की बहन हूँ, ये भिखारी किसको बोल रहे हो तुम, रानो का जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो फौरन जवाब दिया। ओह, जब ही तो ऐसी हालत है, उसने तंजिया कहा। क्या मतलब है तुम्हारा, रानो ने ऊंची आवाज़ में पूछा। रानो, खामोश, ऐसे बात करते हैं अपने बहनोई से, वो आहिस्ता से उसको खामोश करवाते हुए बोली। ज़्यादा नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं, चल इनको दफ़ा कर यहाँ से, जो मांगने आए हैं दे, उनको भेज, उसने सख्त लहजे में कहा। ये आप क्या कह रहे हैं, ये मुझसे मिलने आए हैं, उसके जुमले ने उसको बहुत ठेस पहुंचाई, जिसकी वजह से उसने पहली बार आतिश की बात का जवाब दिया जो इससे कतअतन बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक ज़ोरदार तमाचा उसके चेहरे पर रसीद कर दिया।
बकवास बंद करो, अपने मैके वालों के सामने ज्यादा जबान चल रही है तुम्हारी, उसने दांत भींचते हुए कहा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी आपी पर हाथ उठाने की? आतिश की इस हरकत ने रानो को आग बगोला कर दिया। उसने अकाबी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसे। उसने रानो के चेहरे पर भी एक तमाचा रसीद कर दिया। बेटा ये आप? जहांआरा ने कपकपाते लबों से कहा। शट अप। उंगली से इशारे से उनको खामोश करवा दिया और शाइस्ता की तरफ मुतवज्जा हो गया। जितना जल्दी हो सके इन फकीरों को भेजो यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चल दिया। उसके जाने के बाद शाइस्ता रानो की तरफ मुतवज्जा हुई। खुदा के लिए चली जाओ यहाँ से। आंखों से अश्क बहाते हुए उसकी जबान से बस इतना ही निकला। आपी इतना कुछ हो गया और तुम इतना कुछ सह रही हो, क्यों? अपनी बहन के आंसुओं को साफ करते हुए कहा। ये क्या था? हैरानी से जहांआरा ने शाइस्ता से पूछा। यह मेरी किस्मत थी जिसको आपने मेरा मुकद्दर बना दिया, अपने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया। देख लिया तुमने, मैं ना कहती थी ये माँ नहीं जल्लाद है, जल्लाद जिसने तुम्हें बरज़ख में फेंक दिया। रानो ने अपना गुस्सा अपने अल्फाज की शक्ल में बाहर निकाला। रानो, ऊंची आवाज में जहांआरा ने कहा, बस अब तुम्हारी आवाज़ मुझे चुप नहीं करवा सकती। तुम्हारी वजह से मेरी आपी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपनी माँ को तरकी बतरकी जवाब देते हुए कहा। बस करो रानो, अपने आंसू साफ करते हुए, उसमें माँ की कोई गलती नहीं। जब किस्मत में ही ये सब कुछ लिखा था तो किसी से क्या गिला? अगर अम्मा मेरी शादी ना करवाती तो भी मुझे किसी न किसी सूरत में दुख मिल ही जाते। मगर रानो ने कहा, मगर वगर कुछ नहीं। अच्छा अब इस तरह करो, तुम जाओ, मैं खुद वक्त निकाल कर तुमसे मिलने आऊँगी, ठीक है? उसके गले लगकर कहा। मगर तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? तुम भी हमारे साथ चलो, तुम यहाँ एक पल भी नहीं रहोगी, चलो हमारे साथ। रानो ने उसका हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ ले जाने की कोशिश की। नहीं रानो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, ये मेरा घर है और अब यही मेरा मुकद्दर है। एक कदम चलने के बाद रुक गई। मगर आपी, शाइस्ता के लिए उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। जिद ना करो रानो, बात समझने की कोशिश करो। रानो के चेहरे को प्यार से छूते हुए वजाहत की। ठीक कह रही है तुम्हारी आपी, चल यहाँ से। जहांआरा रानो का हाथ पकड़ते हुए बोली। रानो ना चाहते हुए भी अपनी माँ के साथ चल दी, मगर उसका दिल अपनी आपी को अकेला छोड़ने को हरगिज नहीं चाह रहा था। उनके जाने के बाद शाइस्ता की आंखों से भी आंसू रवा हो गए। अब अगले दिन, आज तुम्हारे बेटे ने अच्छा नहीं किया। शाहीन बेगम जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो जमालुद्दीन ने तंज का तीर चलाया। आज क्या किया मेरे बेटे ने? चाय का कप जमालुद्दीन के साथ रखी मेज पर रखकर उकताते हुए कहा। ये भी तुम मुझसे पूछ रही हो, क्या किया तुम्हारे बेटे ने? हैरत से पूछा। ये क्या आपने ये किया आपने? तुम्हारा बेटा लगा रखा है, ये मत भूलिए वो आपका भी बेटा है। वो मेरा बेटा ज़रूर है, मगर परवरिश तुम्हारी है, चाय का कप उठाते हुए कहा। तो परवरिश करना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, बाप का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को शर से बचाए। कमरे में बिखरी चीज़ों को समेटते हुए मुसलसल उनकी बातों का जवाब दे रही थी। देखो, 20 साल पहले ये तुमने ही तय किया था कि तुम हमारी औलाद की परवरिश करोगी और मैं बाहर का काम संभालूंगा। चाय का एक सिप लेते हुए कहा। मेरा कहना पत्थर पर लकीर तो नहीं था, जो आप हर बार इसी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। ये बात सच है कि मैंने कहा था कि मैं गृहस्थी को हर मुमकिन तरह समेटने की कोशिश करूंगी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं आप अपने फ़राइज़ से ही मुंह मोड़ लें। एक माँ अपने बच्चों को अगर इखलाक सिखाती है तो बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि मुआशरे में फैली बुराइयों से उसे अपने बच्चों को आगाह करते हुए उनसे बचने की तरगीब दे। सब काम छोड़कर जमालुद्दीन की तरफ बढ़ते हुए कहा। मगर आपने क्या किया? मुझे बताइए, कौन सी जिम्मेदारी आपने पूरी की? ठीक है, सारी गलती मेरी है, मैंने ही अपने फ़राइज़ में कोताही की, मगर क्या तुम अपने फ़राइज़ से आशना थी? चाय का कप आधा पीकर मेज़ पर रख दिया और खड़े होकर सवाल किया। उनकी ये बात सुनकर उन्होंने मुंह मोड़ लिया। मेरी तरफ देखो, जवाब दो, उनका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। देखिए, हकलाते हुए, तुम मेरी बात सुनो। किसी पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, मगर अपनी गलती को कबूल करना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी गलती को वक्त पर कबूल करने से ना सिर्फ इंसान को उस गलती को सुधारने का मौका मिलता है, बल्कि वो आने वाले तूफान से भी बच सकता है। उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा। इन बातों को छोड़े, मुझे अपना काम करने दे, बहुत काम बाकी है। चाय का कप उठाते हुए कहा। तुमसे बात करना तो बेकार है, पेशानी पर हाथ रखकर कहा।
तो मत करे, बेजारियत महसूस करते हुए जवाब दिया। शाहीन बेगम ने चाय का कप ट्रे में वापस रख दिया और सोफे पर बिखरे कपड़ों को उठाकर तय करने लगी। जमालुद्दीन की आंखें टुकटुकी बांधे शाहीन बेगम पर थी और वो खुद भी इस बात से शनासा थी कि जमालुद्दीन उसकी एक एक हरकत पर नजर रख रहे हैं। वो जल्दबाजी में तह लगे कपड़ों को उठाने लगी तो हाथ से गिर गए। उन्होंने गर्दन मारकर दोबारा कपड़ों को उठाकर सोफे पर रख दिया। जल्दबाजी में कोई काम ठीक नहीं होता, बिन मांगे जमालुद्दीन ने मशवरा दिया, मगर शाहीन बेगम ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। शाहीन बेगम दोबारा कपड़ों की तह लगाने में मसरूफ़ थी कि जमालुद्दीन उसके पास आए और प्यार से उनका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाकर कहा, मेरी बात गौर से सुनो। जो हुआ सो हुआ, उसको ना तुम बदल सकती हो और ना ही मैं। जो वक्त बीत गया वो आसमान से गिरे उस बारिश के कतरे की तरह है जो वापस नहीं लौट सकता, मगर जो वक्त हमारे सामने है उसको बेहतर तो बनाया जा सकता है। क्या मतलब है आपका? जमालुद्दीन की बातों ने उनके लहजे में काफ़ी नरमी शामिल कर दी थी। मतलब ये है, हम माजी में लौटकर अपनी गलती को तो सुधार नहीं सकते, मगर जो हमारे सामने हो रहा है उसको तो रोक सकते हैं, जमालुद्दीन ने कहा। पहेलियाँ बुझाना बंद करें, आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ कहिए। शाइस्ता, मैं शाइस्ता की बात कर रहा हूँ, अपने असल मौजू पर आते हुए कहा। शाइस्ता का नाम सुनते ही वो वहाँ से खड़ी हो गई। मैं उस लड़की का नाम भी नहीं सुनना चाहती, मगर क्यों? क्योंकि उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? वो हमारी बहू है। ना ही ये शादी मेरी मर्जी से हुई और ना ही मैं उसको अपनी बहू मानती हूँ। तुम्हारे मानने या ना मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी और आपके कहने से मैं उसको अपनी बहू तस्लीम नहीं कर लूँगी। रिवायती सास मत बनो। सास सास होती है, चाहे कच्चे मकानों में रहने वाली हो या फिर हीरे मोती के महलात में। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि शाइस्ता वहाँ पर चाय के 2 कप ट्रे में निहायत तफासत से रखे पेश हो गई। चूँकि दरवाज़ा पहले ही खुला था, लिहाजा वो बगैर दस्तक दिए अंदर आ गई। जो बात शाहीन बेगम पर नागवार गुजरी। मिडिल क्लास लड़कियां कभी अपनी खो नहीं छोड़ती, दूसरों के कमरों में ताक झाँक करना तो अपनी वजह समझती है। इसके सामने आते ही उन्होंने जुमला कसा, जिसका मतलब शाइस्ता फ़ौरन समझ गई। जी मैं ये चाय लेकर आई थी, लरसते लबों से जवाब दिया। हाँ हाँ, हम तो तुम्हारी आस में ही बैठे थे कि कब शाइस्ता बेगम आएगी, कब हमें चाय पीने को मिलेगी। शुक्रिया तुम्हारा कि तुम आ गई, वरना हमें तो चाय पीने को ही ना मिलती। शाहीन बेगम एक के बाद एक तंज के तीर बरसा रही थी। अगर आपके पीने का मूड नहीं है तो मैं वापस ले जाती हूँ। कपकपाते वजूद के साथ वो वापस मुड़ गई। सुनो, जमालुद्दीन के पुकारने पर उसने मुड़कर उनकी तरफ देखा। अपनी सास की बातों का बुरा मत माना करो, इनकी तबीयत ही ऐसी है। शाइस्तगी के साथ उसके बोझल दिल को हल्का करने की कोशिश की। जी मैं जानती हूँ, निहायत अदब के साथ जवाब दिया। वैसे भी बड़ों की बात का बुरा क्या मानना, मुस्कुराकर जवाब दिया। बहुत खूब, पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए मजीद कहा, अब ये चाय ले जाओ। वो तुम्हारी सास ने पहले ही 1 कप पिला दिया है, अगर दोबारा तुम्हारे हाथ से बनाया हुआ कप पी लिया तो। कान में सरगोशी की, जो सुनकर वो वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। ये क्या कहा बहू के कान में? उसके जाते ही शाहीन बेगम ने सवाल किया। तुम माँ बेटों को दूसरों की इज्जत नफ्स की ज़रा भी परवाह है या नहीं? पलटकर जवाब दिया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, घूरते हुए कहा। और मैं जवाब देना तुम्हें मुनासिब भी नहीं समझता, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि वो तुम्हारी बहू है, कम से कम इस रिश्ते का ही लिहाज कर लो। तेवरी चढ़ाकर वो बाहर चली गई। दूसरी तरफ आतिश आईने के सामने गुनगुनाते हुए अपनी शर्ट पहन रहा था, तब शाइस्ता बाहर से आकर उसके पास खड़ी हो गई। उसका यूँ खामोश खड़ा रहना उसके लिए बात से नदामत तो था, मगर आज उसका मूड काफ़ी बेहतर था, जिसकी वजह से उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। सुनिए, जब काफ़ी देर पास खड़े रहने के बावजूद आतिश ने उससे कुछ न पूछा तो उसने खुद ही कहा, बोलो क्या कहना है। शादी के बाद पहली बार उसने उसके साथ नर्म लहजे में बात की। आपसे ये पूछना था कि क्या मैं अम्मी के घर जा सकती हूँ? उसने अपनी उंगलियों को दबाते हुए पूछा। क्यों? आईने से 2 कदम पीछे हटकर सरसरी तौर पर निगाह डाली और फिर अलमारी की तरफ चल दिया। कल अम्मी आई थी तो उनसे सही तरीके से बात नहीं हुई, बस इसलिए, उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। बात नहीं हुई या शिकायतें? उसने तंज का तीर चलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं शादी के बाद एक बार भी घर नहीं गई थी, तो बस इसलिए। वो हर बात की वजाहत कर रही थी। ठीक है, जाओ। अलमारी में हैंगर रखते हुए उसने इजाज़त दे दी।
ये सुनकर उसके वीरान चेहरे पर जैसे बहार आ गई, मगर हर बार की तरह ये बहार भी जल्द ही खिजा का शिकार हो गई। मगर एक बात याद रखना, ये कमरे की बात कमरे में ही रहनी चाहिए, उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। अगर ये बात इस कमरे की चार दीवारी से बाहर गई, उसकी उकाबी नजरों ने शाइस्ता को अपने हिसार में ले लिया। तो तुम जानती हो कि मैं किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखता। शाइस्ता और उसके दरमियान बमुश्किल 1 फुट का फासला था। शाइस्ता की नज़रें झुकते हुए उस हिसार से बाहर निकलने की नाकाम कोशिश में थी, मगर जादू था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ध्यान रखना, दांत भींच कर उसने कहा और उकाबी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए चेहरे को थपथपाया और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बाहर चला गया। अब दूसरी तरफ। ठीक है, कब तक पहुंच रही है आप? ओके। शाहीन बेगम टीवी लाउंज में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। सही। बात करते हुए उनके चेहरे पर नागवारी के असरात नुमायां थे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और सोफे पर सर पकड़कर बैठ गई। क्या हुआ बेगम साहिबा, सर पकड़कर क्यों बैठी है? जमालुद्दीन ने सीढ़ियाँ उतरते हुए पूछा, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है? दिखाइए, मैं दबा देता हूँ। हल्के से तबस्सुम के साथ सोफे के पीछे से उनका सर दबाने लगे। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता, शाहीन बेगम ने नागवारी से कहा। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, छोड़िए आप, मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा, उनके हाथों को पीछे करते हुए कहा। जमालुद्दीन उनके साथ सोफे पर आकर बैठ गए। फिर क्या हुआ, परेशान क्यों हो? उन्होंने नरमी से पूछा। अम्मी का फ़ोन आया था, कल यहाँ आ रही है रहने के लिए, अफसरदा होकर कहा। ये तो बहुत खुशी की बात है, इसमें अफसरदा होने की क्या बात है? ये खबर सुनकर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ये खुशी की बात है? उन्होंने सवाली अंदाज में पूछते हुए कहा। और क्या? हंसते हुए कहा। बस करें आप यहाँ, मैं ये सोच सोचकर पागल हो रही हूँ कि कल उनके आने से इस घर का क्या होगा, और आप खुशियाँ मना रहे हैं। वैसे एक बात अर्ज़ करूँ, वो मेरी नहीं तुम्हारी अम्मी जान है, इसलिए हस्बे रिवायत मुझे परेशान होना चाहिए, मगर यहाँ तो मामला ही उलट है। दामाद अपनी सास के आने की खुशियाँ मना रहा है और बेटी सर पकड़कर बैठी है। हंसते हुए उन्होंने तंज किया। वो इसलिए कि उनकी जहनी हम आहंगी आपसे मिलती है, मुझसे नहीं। हर बात में रोक टोक हाथों के जरिए बात करते हुए कहने लगी। ये ना करो, वो ना करो, ऐसे खाते हैं, ऐसे पीते हैं, पानी बैठकर पियो, वक्त पर उठो, वक्त पर सो, तौबा, पता नहीं क्या क्या कुछ। बात करते करते उनका दिमाग चकराने लगा। तो इसमें हर्ज क्या है? सही तो कहती है अम्मी जान, मेज से अखबार उठाते हुए जवाब दिया। आपसे बात करना ही फजूल है, पता नहीं आतिश को मालूम होगा तो क्या होगा, वो तो उन्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करता। माथे पर हाथ रखते हुए सोचा। कुछ कहा? हंसते हुए कहा। कुछ नहीं, मुंह बनाकर वहां से उड़ गई। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाऊंगी कि आगे क्या होगा। क्या कभी आतिश के दिल में उसके लिए नरमी पैदा होगी? क्या शाइस्ता इन सबके दिल को जीत सकेगी? और अब इनकी अम्मी के आने के बाद में इस घर का क्या माहौल होने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।